Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Syed Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड और इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूएस हाउ इट इज गोइंग टू गेट ग्राउंडेड। मीन्स यूएस अपना जो भी प्रेजेंस है किस तरीके से महसूस करा सकता है और यू कैन से दैट किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकता है इन वेस्ट एशिया में, इन वेस्ट एशिया। तो ये एक रीजन है जो कि यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अफगानिस्तान से वो विड्रॉ होने के बाद यूएस के जो भी ट्रूप्स हैं यहाँ पे उनका प्रेजेंस अभी रहा नहीं। जब तक अफगानिस्तान में थे ठीक है, अमेरिकन वहाँ पे थे, उनकी ट्रूप्स ही तो वो जो डिप्लोमेट्स थे आना जाना रहता था तो थोड़ा बहुत हलचल चलते रहती थी। जब जिस दिन से अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉल हो चुके हैं अफगानिस्तान से, अभी ये रीजन में लाइक ईरान, इराक, ओके एंड दिस सऊदी अरेबिया, यूएई, मस्कट, ओमान, बहरीन, ओके कजाकिस्तान भी ले लो आप, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो रीजन में है यहाँ पे यूएस का प्रेजेंस अभी नहीं है। आपको तो पता ही है यूरोप में तो यूएस अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश्ड पावर है, नाटो लीड करता है, वो एक मिलिट्री ब्लॉक विच इज ऑल्सो उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी है एंड अलॉन्ग विद दैट यूएस का अच्छा खासा प्रेजेंस इंडिया के साथ क्वाड रिलेशनशिप में भी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, इस नीति से यूएस का जो इंडो पैसिफिक रीजन पे जो इन्फ्लुएंस है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्रेजेंस है वो भी है। तो अभी बचा क्या? रशिया के पास तो वो जाएंगे नहीं, चाइना के पास तो वो जाएंगे नहीं, तो बचा क्या रीजन? एक तो मिडिल ईस्ट का रीजन बचा था विच इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया क्योंकि ये वेस्ट में है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट एशिया, और एक था इंडो पैसिफिक रीजन जो वो एनी हाउ इंडिया के साथ मिलकर क्वाड में कर रहे हैं। तो वेस्ट एशिया में अभी इनका प्रेजेंस नहीं है। तो ये प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया के किंगडम में उन्होंने विजिट किया था। वो विजिट क्या है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स है, उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट किस तरीके से वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से वो मनूवर हो रहे हैं और क्यों चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में बने रहें, वो उसके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। यूएस प्रेसिडेंट विजिट टू सऊदी अरेबिया क्यों ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है यूएस के लिए? एंड यूएस हैज प्रियोरिटाइज, दे हैव एक्सेप्टेड, तो ये लोग मान लिए हैं अमेरिकन दैट कि ये वेस्ट एशिया पॉलिसी करना ही करना है। देखो ये हमारा एशिया है, ओके ये जो किर्गिस्तान ये वो है ना, ये है सेंट्रल एशिया बोलते हैं इसको, और ये चाइना एंड रशिया हम बोलेंगे इनको नॉर्थ एशिया, और हम जिसमें है वो साउथ एशिया, और ये जो म्यांमार एक्सेट्रा ये जो भी है ये साउथ ईस्ट एशिया, ओके और यहाँ पे जो है कंट्रीज जो पाकिस्तान के बाजू, अफगानिस्तान, उसके फिर उसके बाजू ईरान, इराक और ये सऊदी, ये हो गया ये वेस्ट एशिया। ओके ये वो लोग बोलेंगे वेस्ट एशिया और हम जनरली बोलते हैं इसको मिडिल ईस्ट ही बोलते हैं, वी कॉल इट एज मिडिल ईस्ट। एक्चुअली देखा गया तो मिडिल ईस्ट इज नथिंग बट सेंट्रल एशिया, बट इस तरीके से टर्मिनोलॉजी नहीं है। वी आर हैविंग व्हाट वेस्ट एशिया, दे आर कॉलिंग इट एज वेस्ट एशिया। वो लोग सऊदी अरेबिया, ओके ईरान, जॉर्डन एंड यूएई, मस्कट, ओमान, ये कंट्रीज को, यहाँ के जो कंट्रीज के मीन्स एशिया के जो वेस्टर्न रीजन में जो भी कंट्रीज है ना, वो कंट्रीज को यूएस गवर्नमेंट कहती है वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली सऊदी अरेबिया में यूएस के प्रेसिडेंट आए हैं। व्हाट इज नेगेव फोरम, इसका मतलब क्या है? सऊदी और यमन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सॉल्व करना भी है। वेस्ट एशियन स्क्वाड क्या है? I2, U2, that also we are going to see how American will plan to solve एनर्जी क्राइसिस। अभी जो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, रशिया का यूक्रेन का वार चल रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के वजह से रशियन गवर्नमेंट में अभी तक ऑयल और नेचुरल गैस की बहुत सप्लाई कम कर दिए हैं वो लोग, और वो लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं सप्लाई। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो यूरोप की इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाएगा, और अमेरिका भी जो कि यूरोप का एक यू कैन से दैट माई बाप माना जाता है कि अपर हैंड है, बिग ब्रदर माना जाता है, तो यूएस ये नहीं चाहेगा कि वो यूएस जो लगाए हुए सैंक्शंस में थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्रीज भी लीनियंट लेके रशिया के जो भी सैंक्शंस है वो उठाने की मांग करें। वो चाहता है यूएस की ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उसके साथ ही बने रहें। अगर उसके साथ बने रहना है तो कुछ ना कुछ एक जरिया निकालना होगा कि यूरोप की जो एनर्जी और पेट्रोलियम सप्लाई जो मैक्सिमम रशिया से आती थी वो अभी नहीं आ रही है, तो वो
किस तरीके से यूएस उनकी सप्लाई को सॉल्व करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर यूएस ये सॉल्व कर देता है कि यूरोप में जो भी सप्लाई की एनर्जी सप्लाई की जो कमी हो रही है, अगर यूएस ये सॉल्व कर देता है तो वो रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाएगा और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस में जाएगा और ये पूरे उसको बैक भी करेंगे यूनाइटेड नेशंस में भी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द यूएस प्रेसिडेंट की पूरी रणनीति है, ठीक है। लेट अस गो अहेड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर ए पार्ट ऑफ वेस्ट एशियन क्वाड। तो आप लोग सब इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, अभी दीजिए पॉज करके, एंड एनी हाउ लेक्चर के बीच में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा, मैं वहां पे स्ट्रेस कर दूंगा, ठीक है। द यूएस सर्च फॉर ए न्यू रोल इन वेस्ट एशिया। क्यों न्यू रोल बोल रहे हैं? अफगानिस्तान से जाने के बाद में यूएस के पास ये जो रीजन है एशिया में, ये जो कंट्रीज है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ये ईरान, ये जो है और सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इनका प्रेजेंस है ही नहीं। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या ये न्यू रोल अपनाना चाहते हैं अमेरिकन, ओके, विद रिगार्ड टू व्हाट, वेस्ट एशिया। ओके, मिस्टर बिडेन की जो ट्रिप थी वेस्ट एशिया में, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ऐसा, ओके, अब अपने आप को ग्रिड करें। ये एक्चुअली ऑकवर्ड माना जा रहा है क्योंकि दोनों भी इतने खुश नहीं है एक दूसरे से, बट स्टिल दोनों मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो हाथ भी मिलाना इनसे नहीं हुआ, तो दे आर जस्ट डूइंग लाइक दिस कि अभी भी आप समझो कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में हॉस्टाइल रिलेशंस है, कुछ ना कुछ असहमति है दोनों के बीच में सम एस्पेक्ट्स के उसमें। तो दैट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि दे डिड नॉट इवन हग, दे डिड नॉट शेक हैंड, दे हैव जस्ट डन व्हाट, फिस्ट का ऐसा कर दिया, ठीक है, राइट। मिस्टर बिडेन की जो विजिट थी वेस्ट एशिया में, अभी आप देखें पिक्चर में, ओके, ये बहुत एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई करती है। पहली बात, बिडेन बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इनके जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके बाद में जो भी बराक ओबामा, बाद में फिर बुश, जो भी थे, इनके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो लोग भी ये चैलेंजेस बहुत सारे फेस कर चुके थे, दे आर फेस्ड। ओके, यूएस की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी में अभी तक कोई प्रेसिडेंट यूएस का सक्सीड नहीं हो पा रहा है। इनसे अच्छे ताल्लुकात वो नहीं रह सक रहे हैं, कभी ऑन हो रहे हैं, कभी ऑफ हो रहे हैं। तो ये इनका ही नहीं, बिडेन का ही प्रॉब्लम नहीं, इनके जो पहले के प्रेसिडेंट्स हैं उनका भी यही प्रॉब्लम था कि वेस्ट एशिया की इनकी जो रणनीति है वो प्रॉपर चल नहीं रही है। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे ये वो लोग नहीं बात करते हैं या बायलैटरल टाइज नहीं करते हैं या मल्टीलैटरल टाइज नहीं करते हैं, बट दोनों में कुछ ना कुछ हो जाता है और हॉस्टाइल रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, बेसिकली द मेन रीज़न इज़ इजराइल पैलेस्टीन। आपको पता है इजराइल सपोर्ट करेगा यूएस, पैलेस्टीन में मुसलमान हैं तो मुसलमान कंट्रीज जो भी है सऊदी, वहाँ पे वो लोग इनको सपोर्ट करेंगे। तो यूएस का और इनका रिश्ता वैसे भी होने से थोड़ा बहुत कमज़ोर दिख ही रहा है। अलॉन्ग विद दैट, वाशिंगटन की जो सिचुएशन है विद ईरान, वो ईरान जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, वो ईरान के फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर रोक लगाने के लिए वो जकाओ के जॉइंट कमेटी बनाई गई है। ईरान के P5+1 जो कंट्रीज़ मिलके ईरान के ऊपर जो कमेटी बना के उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी एक मुसलमान कंट्री रहने के वजह से, ये मुसलमान कंट्रीज रहने के वजह से यूएस का जो भी क्या है पॉलिसी चल नहीं पा रही है। क्योंकि कोई अगर यूएस की ईरान से रहो प्रॉब्लम या इजराइल की फ़लस्तीन से रहो, सो बेसिकली ये प्रॉब्लम है मुसलमान देश से। मुसलमान देश से प्रॉब्लम होने के वजह से जो भी मुसलमान कंट्रीज़ है उनमें भी थोड़ा बहुत हॉस्टिलिटी क्रिएट हो ही जाती है। वेरी कॉमन है कि आपको वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं और यहाँ पे आके आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये क्या है मालूम, ऑकवर्ड सिचुएशन है। तो अब आप समझिए कि इजराइल फ़लस्तीन पे अटैक करते जाता है ऑब्वियसली। उसके बाद में अगर इजराइल के कोई प्राइम मिनिस्टर जाएंगे सऊदी अरेबिया, तो वो दिल में तो रहता ना कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस में क्या है भाई, अभी तो मुसलमान को मार के आया ये, ठीक है, और आके मेरे साथ बैठा। सो यू कैन अंडरस्टैंड द जियो पॉलिटिक्स। इस वजह से, क्योंकि इनके जो यूएस के इजराइल के रिलेशन मुस्लिम कंट्रीज से उतना खास नहीं रह रहे हैं, इस वजह से पूरे वेस्ट एशिया में इनकी कुछ पकड़ बन नहीं रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है विजिट में। ओके, पहले तो यहाँ तो बोल दिया मैं वेस्ट एशिया की पॉलिसी ठीक करना है, वो ठीक इसलिए नहीं हो रही है कि इजराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो एक रीज़न है, और ईरान के वजह से ठीक नहीं हो पा रही है, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न एज सच इज दैट बिडेन ट्रिप्स टू सऊदी अरेबिया सिग्नल्ड ए रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट। अभी बिडेन की जो ट्रिप हुई है सऊदी अरेबिया में, रशिया और यूक्रेन के जो वॉर के वजह से जो ग्लोबल फूड और एनर्जी सिचुएशन में जो भी, क्योंकि रशिया भी बहुत बड़ा फूड सप्लायर है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा वीट के जो भी है क्रॉप्स ये
एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से। ओके, जब इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, सैंक्शंस का मतलब है रुकावट, इनसे कोई ट्रेड नहीं करना, इनका कोई ख़रीदना नहीं, इनको कोई बेचना नहीं। ओके, अगर हम बेचेंगे नहीं तो फिर उनको, जस्ट लाइक श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका के पास पीपल के पास, श्रीलंकन सिटीज़न के पास वो बेसिक नेसेसिटीज़ है ही नहीं, इसलिए वो रोड पे आ गए हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो ख़रीद नहीं सक रहे हैं। तो बेसिकली आप ये समझो कि अगर रशिया भी, कोई भी कंट्री बिना इंपोर्ट्स के रह नहीं सकती, पहली बात ये समझिए। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से इंपोर्ट करना ही पड़ता। ऑल ए कंट्री कैन नॉट बी जैक ऑफ एवरीथिंग, रिमेंबर दिस पॉइंट, कैन नॉट प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा बहुत इंपोर्ट डिपेंडेंसी हर कंट्री को होती है। ओके, अगर ये जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ है और जो यूएस है, तो ये लोग भी डिपेंड है रशिया के फूड और एनर्जी सप्लाईज़ की वजह से। ओके, अगर इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं तो ये नहीं देंगे तो फिर वहाँ की इंडस्ट्रीज़, फिर वहाँ पे सप्लाई, वहाँ पे प्रोडक्शन किस तरीके से चलेगा। तो ये दो चीज़ों की वजह से, पहली बात तो वेस्ट एशिया में पॉलिसी ठीक ठाक करना है। दूसरी बात क्या है, फूड और जो सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई है, ये जो कट हो चुकी है बिकॉज ऑफ रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की वजह से, अब इसको सुधारना है। ये दो चीज़ों को ठीक करने के लिए विजिट किए हैं जो बिडेन। ओके, ये इनकी जो मीटिंग थी, द मीटिंग वाज फोकस ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन इन 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी में दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। और एयर डिफेंस का मतलब है एयरवेज, एयर डिफेंस, एयर किस तरीके से, उनका एयर स्पेस जो भी है, उनकी स्काई जो भी है, उनकी ज़मीन के ऊपर जितने भी स्काई है, वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। उसके लिए दोनों ने एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप की है। द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये बात याद रखिए, PGII क्या है, अगर एग्जाम में आया, इट इज़ ए पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्ज्ड बाई US विद दी सऊदी अरेबिया। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया है इनका जो मीटिंग में जो भी हुआ था, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी क्राउन प्रिंस ने आफ्टर मीटिंग कभी ये नहीं बोले कि वो ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई कम होने की वजह से बिडेन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे होंगे, चलो भाई मुझे रिटर्न में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, मैं ज़्यादा खरीदूंगा मार्केट में। बट क्राउन प्रिंस ने, जो भी सलमान है, उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो बेसिकली जो भी बिडेन चाहते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। ओके, और जो मेजर मुद्दे थे दोनों के बीच में, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ओके, क्लेमेंसी फॉर अपोनेंट्स ऑफ रिजीम, ईजिंग ऑफ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये जो मेन मुद्दे थे, ये मेन मुद्दों पे बात ही नहीं हुई है। ये मेन मुद्दों पे बात ही नहीं, जो मुद्दों पे बात होना था, ओके, जो मुद्दे दो कंट्रीज को करीब कर सकते हैं, जैसे कि रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ओके, और ये ईज ऑफ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है, ओके, क्लेमेंसी फॉर अपोनेंट्स ऑफ रिजीम, जो भी किंगडम के अगेंस्ट है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। तो इस तरीके से जो भी है, इसके एक्चुअली इस पर बात करना चाहिए था, उस पर बात नहीं की गई है। ओके, मिस्टर बिडेन विजिट कुड रिजल्ट इन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। इस तरीके से अगर हो सकता है, इनकी विजिट से थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे बन सकता है। पहला क्या है, US ये कर सकता है कि यमन और सऊदी की बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, यमन और सऊदी की। ये यमन और सऊदी की लड़ाई सीज फायर करने में, इन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए US एक मीडिएटर के हिसाब से काम कर सकता है और एक सुलह इन दोनों में ला सकता है। ये एक काम करके अपनी पकड़ बना सकता है US। और एक भी क्या है, जो सऊदी अरेबिया का जो एयर स्पेस है, वो बैन कर चुके हैं इसराइल के लिए। इसराइल के अभी कोई जहाज सऊदी अरेबिया की ज़मीन के ऊपर से नहीं जाएंगे, दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज एयरक्राफ्ट। तो USA जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत सिविलियन एयरक्राफ्ट जो भी पैसेंजर आना और जाना इस तरीके से है, उनके लिए ये सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस ओपन करने का वो कोशिश कर सकते हैं। सो दो पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते थे। वन इज़ व्हाट, यमन और सऊदी के बीच में सुलह करना एज ए मीडिएटर बन के। दूसरी क्या है, इसराइल के जो भी जहाज़ है, जो भी पैसेंजर, सिविल पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस वो खुला होना चाहिए। ओके, द लैटर एम्बॉडन्स the spirit and objective of regional bonhomie which the US sought through a Abraham Accords। Abraham Accords ऐसे Accords है जो कि बेसिकली जो भी सेम होते हैं, ये लाइक जूइश, लाइक बेसिकली इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम एंड दिस जूइश एंड वन मोर वी आर जूइश मीन्स जुडाइज़म, इस्लाम, ओके, एंड ये है जो क्रिश्चियनिटी, ये पूरे एक ही ट्री के ये अंग माने जाते हैं, एक ही ट्री के अंग माने जाते हैं। एंड इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है
कि वो लोग जीसस को भी माने, वो लोग मूसा, ओके, जुडाइज़म इज़ लाइक वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट थे जुडाइज़म में, उनका नाम था मूसा, ओके। और हम मूसा बोलते हैं, इस्लामिक पीपल कॉल देम एज मूसा, बट जुडाइज़म जीविश कॉल देम एज व्हाट, मोजेस, ठीक है, वॉट एवर इट इज़। तो ये एक ही ट्री के 3 अंग माने जाते हैं, इसलिए ये पूरे मिलके अब्राहम अकॉर्ड्स करे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स बिकॉज इब्राहिम इज इन इस्लाम, इज इब्राहिम इन इस्लाम एंड अब्राहम इन क्रिश्चियनिटी। एक्चुअली ये दो भी पर्सन सेम है, ओके। इब्राहिम इस्लाम में बोलते हैं कि द फर्स्ट पर्सन टू अराइव ऑन अर्थ, ओके। तो ये माना गया है कि जो भी क्रिश्चियनिटी है, जो भी जुडाइज़म है, जो भी इस्लाम है, ये पूरे जितनी भी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है, वो इन्हीं के बच्चे हैं। तो इट हैज़ कमिंग फ्रॉम द सेम ट्री, बट ट्री तो सेम है, बट ब्रांचेस आ चुके हैं, दैट इज़ अनदर मैटर, ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है ये पूरे कंट्रीज़ में, जो कि सेम ट्री के जो कंट्री ब्रांचेस है, तो उनके बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ है। ये अब्राहम अकॉर्ड्स में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था कि एयर स्पेस खुली कर देना चाहिए बिटवीन द कंट्रीज ऑफ व्हाट, अब्राहम अकॉर्ड। जो भी अब्राहम अकॉर्ड के कंट्रीज हैं, उनके जो भी एयर स्पेसेस है वो फ्री कर देना चाहिए, और वहाँ पे कुछ पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ट्राइड टू ऐड ए डिफरेंट ह्यू टू अब्राहम अकॉर्ड्स बाय एस्टैब्लिशिंग ए नेगेव फोरम फॉलोइंग अप द नेगेव समिट हेल्ड इन मार्च 2022। इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास, ओके। अभी के लिए आपके लिए एक होमवर्क है कि ये नेगेव समिट है क्या, ये नेगेव फोरम है क्या। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूंगा, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद नेगेव फोरम आया है। सो नेगेव फोरम इज ए प्रीडिसेसर ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। तो ये भी है, अभी एग्जिस्टेंस में दोनों भी है। नेगेव फोरम इज लिटिल बिट व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, अब्राहम अकॉर्ड्स। तो आप कमेंट सेक्शन में अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है लिखिए, और नेगेव फोरम का मतलब क्या है लिखिए, और क्वाइट का भी आंसर दीजिए। आपका भी रिसर्च अच्छा होगा एंड एक काइंड ऑफ व्हाट रिविजन भी होगा, राइट। अभी देखिए, ये तो इस तरीके से काम करेंगे, 5G पे काम करेंगे, एयर डिफेंस पे काम करेंगे, और ये करंट बिजनेस ने तो कहा है कि हम प्रोडक्शन के ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे, तो और अच्छे मुद्दों पे बात नहीं हुई है, ओके। और US 2 काम कर सकता है, एक तो यमन और सऊदी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और इसराइल को सऊदी का एयर स्पेस ओपन करा सकता है। अब विद रिगार्ड वो तो हो गया पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अभी चलिए एनर्जी सिचुएशन में क्या कर सकता है US प्रेसिडेंट का, जो बिडेन का विजिट। US में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मिड टर्म इलेक्शंस होने से पहले US के प्रेसिडेंट का काम क्या है, अगर वो फिर से जीते, उनकी पार्टी स्ट्रांग है, तो ऑयल प्राइसेस को कम करना चाहिए। तो वो ये भी माना जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस रहने के वजह से ऑयल प्राइसेस कम होना, ओके, वो इंटेंशन से जो बिडेन ने मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, यू कैन से दैट सऊदी अरेबिया को विजिट किया है, सो दैट ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ऑयल के प्राइसेस कम होंगे। ऑयल के प्राइसेस कम हो तो उनकी पार्टी लीड करेगी, और वो दिखा सकेंगे पूरी कंट्री को, उनके अमेरिका को दिखा सकेंगे, देखिए पूरी दुनिया में महामारी चल रही है, पूरी दुनिया में ऑयल का प्रॉब्लम चल रहा है, बट हम आपको सस्ते में कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो देखिए हम कितनी अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो उनको भी उनका दिखाना है। तो इन US ऑयल प्राइसेस में सर्च एज मच एज 3 टाइम्स बढ़ने वाले हैं, ओके, नवंबर आते आते। और रशिया के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस जितने लगाएंगे वो, रशिया उसको उतनी तरीके से, उतने ज़ोर से रिटेलिएट भी करेगा, और यहाँ तक हो जाएगा, अगर सैंक्शंस इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, रशिया यूरोप को गैस और ऑयल देना ही बंद कर देगा। वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज चल रहे हैं वो पूरे ठप हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, ओके। तो ये है अभी फिलहाल की सिचुएशन। द विजिट टू सऊदी अरेबिया इन द रीजन वॉज टू एंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी इन एनर्जी सप्लाईज, ओके। तो बिडेन इसलिए आए हैं कि भाई रशिया से तो नहीं मिलेगा, तो आप देंगे क्या, आप कितने साल देंगे, कितना देंगे, तो एनर्जी सप्लाईज, ओके, प्रेडिक्ट करने के लिए, और एनर्जी प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, सो दैट उनके पास इन्फ्लेशन कम हो, ओके। और एश्योर यूरोपियन एम्प्लॉइज ऑफ एनर्जी सप्लाईज। तो अमेरिका तो बिग ब्रदर कैसा काम करता है यूरोपियन कंट्रीज को, तो बड़े भाई का काम है ना भाई छोटे भाई को देखना। तो छोटे भाई को देखने के लिए अमेरिका कैन मेक श्योर दैट कि सऊदी प्रिंस इनसे ओमान, कतर, बहरीन, इन सबसे मिले बात कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाईज लेके आऊँ, वो उनका इंटेंशन है। कन्वर्ट दीज इनटू डोमेस्टिक सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेट्स इन द मिड टर्म इलेक्शन, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ये सब अगर ये कर पाते हैं जो बिडेन, तो ऑटोमेटिकली इनको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा इनके मिड टर्म इलेक्शन में, और वो उनकी पार्टी अच्छे से और मजबूत हो जाएगी। बिडेन ऑलरेडी जा चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज़, ये ईरान जा चुके हैं रिसेंटली, UAE जा चुके हैं, इजिप्ट जा चुके हैं,
आपका कतर, बहरीन, जॉर्डन, बहुत सारे कंट्रीज जा चुके हैं, पूरे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, बट ये मीटिंग में कुछ ज़्यादातर ब्रेक थ्रू नहीं आया है। मीन दोनों में कुछ ज़्यादा कुछ सहमति नहीं हुई है, ज़्यादा एग्रीमेंट्स नहीं हुए हैं। तो उनके यहाँ पे जो भी ट्रिप्स है वो मैक्सिमम क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट विजिट है, क्योंकि कुछ आउटकम, ज़्यादातर खास आउटकम नहीं आया है वहाँ से। यूएस चाहता है कि सीकिंग ए टो होल्ड, यूएस क्या चाहता है बोल, तो मैं यहाँ पे भी रहूँगा, मैं यहाँ, टो मतलब है पैर को पकड़ के रहना, तो यहाँ पे भी पकड़ूंगा वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में भी पकड़ूंगा। सो यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया अपना ओके, ये हो गया अपना यूरोप, ये हो गया अपना वेस्ट एशिया, और ये हो गया अपना म्यांमार एक्सेट्रा, ये समझो इंडिया है, ये अपना इंडोनेशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूएस यहाँ पे लटकना चाहता है, यहाँ पे लटकना चाहता है, तो उसकी पकड़ यहाँ पे बनाना चाहता है। ओके, सो यू कैन सी दैट यूएस वांट टू बी ए टो होल्ड, means US want to have a grip both in these areas and these areas. Already it is having a very important grip in what, European countries. Okay, इनकी एक मीटिंग हुई थी I2U2 कंप्राइजिंग इंडिया, इजराइल, यूएई एंड द यूएस। तो याद रखिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न एशियन स्क्वाड, वेस्टर्न एशियन क्वाड। सो आपके आंसर में इंडिया का ऑप्शन ही नहीं था, तो D1 वॉज नन ऑफ द अबव होना था ऑप्शन। ओके, आई हैव नॉट गिवन इट, सो D1 वॉज नन ऑफ द अबव, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, दिस इज I2U2, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट एशियन स्क्वाड। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज फाउंड ए न्यू टो होल्ड इन वेस्ट एशिया। तो पूरे वेस्ट एशिया में एक ऐसी कंट्री है यूएई जहां पे एटलीस्ट उसको लेके लटक रहे हैं, चलो भाई आप तो है हमारे साथ, इस तरीके से। द I2U2 बियॉन्ड इट्स प्रॉमिस ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं है, बट ये यूएस के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनका सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ईरान से अच्छा नहीं है, तो एक कंट्री से तो वो ग्रुप, वो जगह पे, वो रीजन में एक कंट्री से तो ठीक तरह से रहे, तो वो यूएई को तो घेर लिए हैं अपने ग्रुप में, और वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत होल्ड है उनका। द ग्रुप्स, ये जो क्वाड बनी है वेस्ट एशिया क्वाड, इसकी लिमिटेड फोकस है फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये काम ही नहीं कर सकते इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर काम करना भी नहीं चाह रहे हैं। आई मीन लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज यूएस के जो मंसूबे, जो रणनीति है, वो चाहते हैं कि एनर्जी और इन्फ्लेशन कम हो, बट ये ग्रुप एक्चुअली क्रिएट किया गया है नॉट फॉर दैट पर्पज। तो उनकी जनरली उतनी नहीं है कि फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड एनर्जी। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रुप है उससे यूएस का काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये लोग ना तो एनर्जी पे बात करेंगे, ना तो फूड पे बात करेंगे। ये लोग जनरली बात करेंगे व्हाट, इनोवेशन किस तरीके से करें, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ाएं, ओके, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन में सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आएं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग में किस तरीके से काम करें, क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोकें। तो इनका ये जो ग्रुप का फोकस है ना, पूरा हटके है, जो कि अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका का इंटरेस्ट है खाना और तेल, ये दोनों में अमेरिका का इंटरेस्ट है, बट ये जो ग्रुप है कुछ और ही बात कर रहा है, इसलिए यूएस को जाना पड़ा सऊदी अरेबिया में, सो दैट वहां से तो कुछ ऑयल मिले, क्योंकि ये जो ग्रुप में यूएई है, यहाँ पे तो वो बात हो ही नहीं रही है। तो दिस इज व्हाट इज यूएस इज ट्राइंग टू डू। ओके, द सेम थिंग वी कैन ऑल्सो एम्प्लॉय दैट। इंडिया के जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, रिसेंटली ही हैज ए वर्चुअल समिट विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि वो एक ऐसा रीजन है, वो जो 5 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है। तो बेटर है कि हम भी न्यू एवेन्यूज, न्यू इमर्जिंग मार्केट्स को टैप करें, और अपनी भी जो भी है फुट होल्ड बना के रखें। अगर किसी देश की इकोनॉमी 10-5% अपने से चलती है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो इंडिया में ये छोटे छोटे कंट्रीज है, वहाँ पे इंडिया अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए, सो दैट कभी भी वोटिंग की बात है, एटलीस्ट वो हमारे ऊपर अटैक तो ना करे, ओके, हमारे अगेंस्ट ना बोले, एब्सेंट हो जाए। अगर हमारे अगेंस्ट कुछ रेजोल्यूशन होता है, दे कैन जस्ट एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग, बट एटलीस्ट वोट तो ना करें। तो बेसिकली हम इस तरीके से सॉफ्ट पर, जैसे कि यूएस घूम रहे हैं, जो बिडेन यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये जाते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ, ओके, यू बोलते हैं शत्रुमुख का अंडा ढूंढने जा रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इतना फिर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो इंडिया ऑल्सो नीड टू एक्चुअली गो फॉर व्हाट, न्यू एवेन्यूज। रशिया के ऊपर मैं रिसेंटली भी आपको बोला था, रशिया के ऊपर इंडिया की 45% आर्म इंपोर्टर की डिपेंडेंसी है। चलो भाई, अपने को हमेशा वेवर मिल जाता है, बिकॉज वी आर हैविंग हॉस्टाइल नेशन, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पे फिर ऊपर चाइना, तो हमारे पास हॉस्टाइल नेशन रहने की वजह से फिर ये तालिबान भी आ गया यहाँ से, ये एक परेशानी आ गई। तो इन पूरों को कंटेन करने के लिए अपने को वेपनरी ज़रूरी है, अपने को एमिनेशन ज़रूरी है, तो अपने को हमेशा वेवर मिल जाता है। यूएस के एक जो एक्ट है काटसा में भी अपने को वेवर मिल जाता है, बट ये कब तक। अगर रशिया सही में भी यूक्रेन को एनेक्स कर लेता है,
जब तो ये बोलेंगे कि इंडिया को मत लो रशिया से कुछ भी, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि उतनी डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। तो वी हैव टू डेफिनेटली गो फॉर व्हाट इंडिजिनाइजेशन, और हमारे रिसर्च एंड इनोवेशन को करना चाहिए, या वी शुड फाइंड सम अदर पार्टनर, कोई और पार्टनर हम फाइंड करें जहाँ पे हमारे नीड्स, स्ट्रेटेजिक नीड्स फुलफिल हो सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।